आज हम एक अलग सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। इसके अंदर भी हम एक सिस्टम शुरू करेंगे, दैट इज़ ड्रग अफेक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी होती क्या है। फार्मा वर्ड यूज्ड फॉर ड्रग्स, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी की जो आप डेफिनेशन है ये ऐसे लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द लिविंग सिस्टम। आपकी बॉडी के ऊपर दवाइयाँ कैसे असर करती हैं, आपके किस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट वो करती हैं, वो पढ़ना आपका किसके अंडर आता है, फार्माकोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स अफेक्ट करती हैं या कैसे काम करती हैं उनके बारे में। उनके अंदर भी फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। ठीक है, ड्रग्स, इन तीनों वर्ड को हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। एंटी का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्या, ड्रग्स क्या। एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, आप सबको पता होगा ये। हाइपरटेंसिव का मतलब हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है आपकी, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब क्या, प्रेशर। अब आपको ये ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये ड्रग्स अच्छे से समझ आएंगी। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन मतलब प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी। ड्रग क्या होती है, ड्रग कोई भी सब्सटेंस जो आप ले रहे हो, ठीक है, किस लिए आप ले रहे हो, मॉडिफाई करने के लिए ले रहे हो ना, आपको कोई दिक्कत हो रखी है आपके बॉडी सिस्टम के अंदर, तभी आप उस दवाई को ले रहे हो। टू मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट, आप बीमार हो इसलिए या आपका कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और ये कौन लेता है, जो भी रेसिपिएंट लेता है अपने फ़ायदे के लिए लेता है ना। तो ड्रग क्या होती है, कोई सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई करने के लिए हमारी बॉडी के सिस्टम्स को। अब आपको ये ड्रग्स पढ़ने से पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तभी आप इन ड्रग्स को समझ पाओगे अगर आपको फिजियोलॉजी पता होगी। ठीक है, आपको फिर ये ड्रग्स याद करने में या समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। बहुत ही ईजी है आपका ये सब्जेक्ट, टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे फर्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से आप लोग क्या समझते हो, ब्लड आपको पता है आपका क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर आपका क्या होता है, वाटर भी होता है, सेल्स भी होती हैं। अब प्रेशर, ब्लड किस चीज़ पे प्रेशर करता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो कहाँ करता है आपका। ठीक है, ब्लड आपकी बॉडी में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, या आपकी कुछ ब्लड वेसल नाम की ट्यूब्स के अंदर ये फ्लो करता है आपको पता होगी आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन, उनके अंदर क्या करता है आपका, ब्लड फ्लो करता है ना, तो उन्हीं के ऊपर ये प्रेशर लगाता होगा, उसी को आप क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर। अब ये किसी ट्यूब के थ्रू जा रहा है एक फ्लूइड, तो ये इनकी वाल्स पे क्या लगाएगा, आपका प्रेशर, उसी को क्या बोल दिया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर। जब ब्लड आपका हार्ट से ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तो वो आपकी इन आर्टरीज और वेन पे क्या लगाता है, प्रेशर, उसी को क्या बोला जाता है, आपका ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज एंड वेन। तो आपको सिंपली समझ में आना चाहिए क्या है, जब भी ब्लड आपका फ्लो कर रहा है आर्टरी वेन के थ्रू, वो जाते हुए उन वॉल्स पे जो प्रेशर लगा के जाता है उसको आप क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर। ये दो तरीके का होता है आपका, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक आपको पता होगा, सिस्टोलिक को आप और क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्शन वाला बोलते हो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब। डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्स करता है तब जो प्रेशर लगाता है। ठीक है, हार्ट से ही निकलता है ना आपका ब्लड। ये आपका हार्ट मान लो हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके यहीं से जब ब्लड निकलता है किसके अंदर, आयोटा के अंदर, तभी आयोटा क्या आपकी आर्टरी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, इसके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से आप क्या समझते हो, सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल। जब आपका वेंट्रिकल, कौन सा वेंट्रिकल, आपका ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, जब ये क्या कर रहे होते हैं, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपने अंदर से ब्लड कहाँ दे रहे होते हैं, आयोटा के अंदर दे रहे होते हैं, तब जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं आप, सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ये आपका नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या, जब आपका हार्ट मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल, जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तब जो मिनिमम प्रेशर लगता है उसको आप क्या बोलते हो, डायस्टोलिक प्रेशर। 80 mm ऑफ Hg ये होता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली ये जाता रहता है आपका ब्लड इतने प्रेशर के साथ, इनसे ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन बोल देते हैं, इस वैल्यू से कम हुआ तो उसको आप क्या बोलते हो,
हाइपोटेंशन बोल देते हो। ठीक है, टेंशन जो वर्ड है यहाँ पे, जो टेंशन वर्ड हुआ है हाइपर टेंशन, देखो हाइपर का मतलब तो आपको पता ही ये ज़्यादा होता है, टेंशन का मतलब यहाँ आप प्रेशर समझ सकते हो ना, प्रेशर किसके ऊपर, इन वॉल्स के ऊपर ज़्यादा लग रहा है आपका, उसी को क्या बोल दिया, हाइपर टेंशन। हाइपोटेंशन आप किसको बोलोगे, हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर, किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स के ऊपर जब प्रेशर लग ही नहीं रहा होगा तब उसको क्या बोलोगे। अब देखो आपकी ये क्या है, मान लो ये एक आर्टरी है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, अब वो नॉर्मली जा रहा है जितने प्रेशर से जाता है 120/80 के से जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा लग रहा है तो आर्टरीज को फील होगा, मैसेज ऊपर जाएगा। अगर बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो भी मैसेज ऊपर जाएगा। हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की कंडीशन दोनों ही आपकी बॉडी में डिटेक्ट कर ली जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मली कैसे रेगुलेट होता है आपके जो ब्लड प्रेशर है, उसको कौन मेंटेन करता है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कुछ बैरो रिसेप्टर करके नाम के कुछ वो होते हैं आपके रिसेप्टर्स, ठीक है, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है, जो प्रेशर के लिए सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव मतलब अगर प्रेशर कम हुआ तभी भी बता देंगी, ज़्यादा हुआ तभी भी बता देंगी। ठीक है, और उनको आप क्या बोलोगे, ऐसे न्यूरॉन्स को जो प्रेशर सेंसिटिव है उनको आप बोलते हो बैरो रिसेप्टर्स। बैरो का मतलब प्रेशर से है यहाँ पे। ठीक है, रिसेप्टर जो रिसीव करे। तो ये कहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं बैरो रिसेप्टर। अगर आपने एनाटॉमी में अच्छे से पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपको ये पता होगी ये फिजियोलॉजी। बैरो रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं आयोटिक आर्क के अंदर और कैरोटिड साइनस के अंदर। आयोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे होती है। आर्क ऑफ आयोटा देखो ये होती है ना आपकी, यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं आयोटिक बैरो रिसेप्टर्स। ये आपकी आर्क ऑफ आयोटा होती है। हार्ट से जब भी ब्लड आयोटा से गुजरेगा तो सबसे पहले आयोटा को ही पता चलेगा ना प्रेशर कम है या ज़्यादा है। ठीक है, जैसा भी प्रेशर होगा वैसा ही मैसेज आपके ऊपर ब्रेन तक जाएगा। फिर आयोटा के बाद आयोटा की ही ब्रांचेस आपकी निकलती है कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स। ये आपके कहाँ पे मैसेज भेजते हैं, आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये क्या आपका, ये आपका सेरिबेलम है। आपका मैसेज जाता कहाँ है, मेडुला और पोन्स के पास। ठीक है, यहाँ पे CVC का मतलब कार्डियोवास्कुलर सेंटर आपका। ठीक है, जैसा भी प्रेशर होगा, अगर नॉर्मल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम होगा तो ऊपर मैसेज जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऊपर मैसेज जाएगा। तो आपके ये दो रिसेप्टर्स होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर मतलब प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स। देखो ये न्यूरॉन्स ही दिख रही है ना आपको, ये मैसेज लेके जाएंगे आपके ब्रेन के पास। या फिर अब हम कंडीशन लेके समझ लेते हैं कैसे कैसे आपकी बॉडी काम करती है। मान लो जब हार्ट से मतलब इस आयोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस के अंदर से ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, तो मतलब प्रेशर बिल्कुल ही नहीं लग रहा है इन पे, नॉर्मली जितना लगता था वो भी इन पे नहीं लग रहा है। तो मैसेज क्या जाएगा आपका कि ब्लड वॉल्यूम कम है, इसीलिए नहीं लग रहा है ना। देखो यहाँ ये आपकी वेसल है, इसके अंदर से ब्लड जा रहा था, नॉर्मली वो जितना प्रेशर लगा रहा था उतना नहीं लगा पा रहा है, यानी क्या कि वॉल्यूम ही कम है, हार्ट ने जितना ब्लड दिया वो ही कम है। तो ये मैसेज कहाँ जाएगा आपका, ऊपर। इफ द बीपी फॉल्स टू लो तो बैरो रिसेप्टर सिग्नल्स भेजेंगे, किसके पास भेजेंगे, आपके दो जगह भेजेंगे ना वो, एक तो आपके ब्रेन के पास, सेकंड वो कहाँ भेजेंगे, एड्रेनल मेडुला के पास। ठीक है, एड्रेनल मेडुला आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वहां पे होती है। वो क्या रिलीज करती है, आपकी हॉर्मोन्स, कैटेकोलामाइंस, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। आपने हार्मोन पढ़े हो तो, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन इनका दूसरा नाम है। ठीक है, अगर प्रेशर बिल्कुल ही कम हुआ आपके ब्लड का तो क्या होगा, बैरो रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे आपके ब्रेन के पास, प्लस कहाँ पे भेजेंगे, आपकी एड्रेनल मेडुला के पास। ठीक है, जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, आपने इन हार्मोन्स के बारे में अगर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं आपके। ठीक है, ये क्या मैसेज भेजते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन है, और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर तुरंत आपका ब्रेन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब आपकी एड्रेनल मेडुला के पास अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही आपका बीटा रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट यानी हार्ट का काम बढ़ जाएगा, और जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिक ही आपका बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोटेंशन की। ठीक है, हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोटेंशन की, जब बीपी क्या है आपका, लो है। तो आपकी बॉडी इस तरीके से काम करती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी आपकी जो आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर पढ़ाई जाती है, ये नॉर्मल
आपकी बॉडी ही रिस्पॉन्स करती है इसके अंदर, ठीक है। अब तक हमने कोई दवाई नहीं ली है। हाइपोटेंशन की कंडीशन है, बॉडी ने ही क्या किया, एक दूसरे के पास मैसेज भेजे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करवाया। और आपको पता ही है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो चीज़ ये मतलब इंक्रीज करेंगे दैट इज़ अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। एक बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट किए तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट हुआ। सेकंड अल्फा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन है आपकी, उनके अंदर कैसी वो जो आपकी सेकंड लेयर होती है क्या, ट्यूनिका मीडिया, उसके अंदर कैसी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स। वो मसल्स क्या करेंगी आपकी, ये अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होके क्या करवाएगा, उनको वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। उनके अंदर वेसल्स को क्या कर देगा, अगर ये उनका नॉर्मल साइज है तो उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। यानी अब इन वेसल्स पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ये आयोटिक आर्क और ये क्या करेंगे, फिर मैसेज देना बंद कर देंगे। मतलब क्या होगा, आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। जब वेसल ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो बीपी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशंस हैं। इस तरीके से आपका मतलब ये बैरोरिसेप्टर्स की हेल्प से आपका बीपी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट एक और सिस्टम है आपका जो मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हेल्प करता है आपके बीपी को मेंटेन करने में, वो है आपका किडनी, ठीक है। जैसे ही किडनी के पास ब्लड जाता है, मान लो आपका ये आयोटिक वर्क और ये सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं, लेकिन किडनी तो आपके पास फिर भी बची हुई है, तो अनदर जो सिस्टम आपका है बीपी को मेंटेन करने के लिए वो है किडनी। किडनी के पास भी कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके बीपी कम हुआ है तो भी रिस्पॉन्स करेंगे, बीपी ज़्यादा हुआ है तो भी रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अगर बीपी कम है तो किडनी क्या करेगी, रेनिन को सिक्रीट करेगी। रेनिन आपने पढ़ा होगा, एक किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है, ये क्या करता है रेनिन, ये आपका जाता है ब्लड में घूमते घूमते लीवर के पास पहुंचता है। लीवर में एक चीज़ होती है एंजियोटेंसिनोजन। अब इस वर्ड को समझना जरा, ये कुछ अलग नहीं है, ये हमें फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, किडनी वाले चैप्टर में भी और आपके एंडोक्राइन चैप्टर में भी और आपके हार्ट वाले चैप्टर में भी। 3 जगह यही सिस्टम आता है रास करके, अगर आपने पढ़ा हो तो, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एंजियो का मतलब, एंजियो जो वर्ड यूज होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। टेंसिनोजन यानी प्रेशर, टेंशन वर्ड हाइपरटेंशन में भी आया था, वही टेंशन वर्ड यहाँ पे भी है। ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो उससे रिलेटेड एक चीज़ है ये एंजियोटेंसिनोजन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी लीवर के अंदर। जो आपका रेनिन है किडनी ने रिलीज किया है, वो ब्लड से होता हुआ लीवर में आएगा, ठीक है। लीवर में ये चीज़ आपकी प्रेजेंट होती है एंजियोटेंसिनोजन। ये क्या करेगी, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, किसकी प्रेजेंस में, रेनिन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट फिर क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन आपका वापस ब्लड में जाएगा, ठीक है। ब्लड में घूमता घूमता ये आपके लंग्स वाले ब्लड के पास पहुंचेगा। लंग्स में आपकी एक चीज होती है, एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से ये आपका 1-2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये अभी तक ये जो चीज़ें थी ये काम के लायक नहीं थी, ये कन्वर्ट हो के एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपके बीपी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम हेल्पफुल है आपके एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है, आपकी ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट होंगी, आपका बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड काम ये क्या करता है आपका एंजियोटेंसिन, ये क्या करता है, आपकी खुद रीनल किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। और स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को। एल्डोस्टेरोन आपका एक हार्मोन होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है आपका, ये जो मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब करवाता है। स्पेशली ये सोडियम के ऊपर काम करता है एल्डोस्टेरोन। अगर ये भी आपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता होगा। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और ये स्पेशली आपके सोडियम जो मिनरल है उसके ऊपर काम करता है, उसको बॉडी में रीएब्जॉर्ब करवाता है, ये इसका काम होता है। और ये अब यहाँ किसके मतलब किसके कहने पे रिलीज हो रहा है, आपके एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है उसकी वजह से। तो ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होकर आपका क्या करेगा, वाटर को इंक्रीज करेगा, सोडियम को क्या करेगा, रिटेंट, इन दोनों चीज़ों को क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर बचा के रखेगा, इनको बाहर नहीं जाने देगा। और जैसे ही आपकी बॉडी का वाटर लेवल यानी वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा, जो कम था वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बीपी आपका जो वर्ड है ब्लड प्रेशर वो कम हुआ है, उसका एक रीज़न ये भी तो है ना, हाइपोवोल्यूमिया। अगर आपकी बॉडी में वॉल्यूम ही नहीं है यानी फ्लूइड ही नहीं है तो बीपी कम ही होगा, ठीक है। ब्लड वेसल में अगर फ्लूइड है ही नहीं आपकी बॉडी में तो प्रेशर क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। जब फ्लूइड ही कम है तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट कम ही भेज पाएगा आगे, ठीक है। तो हाइपोवोल्यूमिया को भी ट्रीट करता है आपका क्या, एल्डोस्टेरोन। तो बीपी कम होने का रीज़न हाइपोवोल्यूमिया भी हो सकता है। तो ये आपकी बॉडी खुद
अपने ही मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर इससे अपोजिट कंडीशन आप ले लो, क्या कि मान लो बीपी यहाँ कम होने की बजाय क्या है, हाई हो जाता है, टू हाई, उसी के रिलेटेड हमने क्या पढ़नी है, हमारी ड्रग्स पढ़नी है ना। अगर बीपी बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है तभी भी मैसेज जाएगा ना आपका। अब यहाँ आपकी आयोटिक आर्क और बैरोरिसेप्टर क्या मैसेज भेजेंगे ऊपर कि क्या है, प्रेशर हम पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, यानी ब्लड पूरे फोर्स के साथ इनके अंदर से गुजर रहा है, यानी इनको रप्चर भी कर सकता है अगर यही चीज़ आपकी बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, ठीक है, कि क्या इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रप्चर हो जाएंगी, ये कब तक उस प्रेशर को सहेंगी, इनके अंदर तो उतनी कैपेसिटी है जितनी ये सह सकते हैं उतना ही सहेंगे, उसके बाद तो ये रप्चर हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है हाइपरटेंशन की कंडीशन में शुरुआती दौर में। लेकिन जब आपकी बॉडी के काम की नहीं रहती है हाइपरटेंशन को मेंटेन करना, तब आपको ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, या फिर तब आपके अंदर ये बीमारी डायग्नोज होती है हाइपरटेंशन की एक लंबे टाइम तक। हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ है, आप इसको अगर मेडिकल सर्जिकल के अंदर एज ए मतलब डिजीज पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। हम यहाँ सिर्फ दवाइयाँ पढ़ रहे हैं कि हाइपरटेंशन के खिलाफ हमने कौन सी दवाइयाँ देनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए हाइपरटेंशन होती क्या है और किन किन कॉजेज़ की वजह से होती है। हाइपरटेंशन आपकी साइलेंट किलर डिजीज मानी जाती है आपके आज के टाइम में, मतलब पूरे वर्ल्ड में लोगों को ये अफेक्ट करती है, ऐसी बीमारी ये हो चुकी है, ठीक है। आपके सिर्फ हार्ट को ही नहीं, आपके ब्रेन को ये अफेक्ट करती है, आपकी किडनीज को, आपकी आइज को, हर जगह इसका अफेक्ट देखने को मिलता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपके मतलब आपके अंदर सिम्टम भी बहुत लेट इसके शुरू होंगे, जब आप ये जो लेवल है इसका बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। क्योंकि नॉर्मली अब हम नॉर्मल इंसान है, अगर हमारा बीपी इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो हमारे ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे। ब्रेन क्या करेगा, अगर बीपी राइज हो जाता है तो आयोटिक आर्क और ये बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे कार्डियोवास्कुलर सेंटर के पास। वो क्या करेगा आपका, वो क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ऑन कर देगा, कार्डिक आउटपुट को कम कर देगा, यानी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है उसको कम कर देगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बिल्कुल ही बंद कर देगा, और ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, जिससे आपका बीपी मेंटेन रहे, ठीक है। अब अगर ये चीज़ लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है आपकी, ठीक है, कि आपकी बॉडी ने बहुत ट्राई कर लिया, काफ़ी सालों तक उन्होंने क्या कर लिया, कोशिश कर ली कि अपने इन सिस्टम को ऑन ऑफ करके इस बीपी को मेंटेन करने की, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रही है, जब आपकी बॉडी के हाथ से ये चीज़ चली जाती है तब आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, एक तो ये चीज़ आपकी ये रिसेप्टर्स वाली, ठीक है, एड्रेनल मेडुला से रिलेटेड, अगर आपको ये रिसेप्टर समझ आए हैं तो यही आप दवाइयों के नाम पढ़ोगे। अब आगे आपको इजी लगेंगी ये चीज़ें, अगर आपको एनाटमी या इसकी मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड ये डिजीज आती है तो। अब ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं से रिलेटेड दवाइयों के नाम बनाए गए हैं आपके, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये फिजियोलॉजी पढ़ाई है, ताकि आपको क्या समझ आए दवाइयाँ जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा फार्मा का जो टॉपिक है वो क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंशन का मतलब आपको पता चल गया, आपकी बॉडी नॉर्मली कैसे मेंटेन करती है आपके बीपी को, वो आपको पता चल गया। अब जब आपकी बॉडी नहीं कर पाए तब आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस है। अब आपने पढ़ा कि आपकी बॉडी कई तरीकों से क्या कर सकती है, बीपी को रेगुलेट कर सकती है, तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी तरीके की दवाइयाँ बनी गई हैं। अगर आपको एक चीज़ में दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड, अगर किसी दूसरे पार्ट में आ रही है तो वहाँ। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी ये क्लासिफिकेशन है, दैट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे सीधा 8 नंबर में ये सबसे पहला क्वेश्चन बन के आ सकता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो आपकी क्लासिफिकेशन है दैट इज एंजियोटेंसिन। पढ़ाया ना मैंने आपको अभी ये वर्ड, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंसिन मतलब प्रेशर, कन्वर्ट करने वाला एंजाइम। अब ये हमने वर्ड पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है जस्ट हमने, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये देखो, ये एंजाइम क्या करता है, आपका एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट करता है, और जब ये 2 बन जाता है तभी आपकी वेसल्स क्या होती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं। अब जब आप ये एंजाइम को बंद करने वाली दवाइयाँ दे दोगे, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा तो ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगे आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो वो डायलेट रह जाएंगी, और आपका बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बड़ा हुआ है वो मेंटेन हो जाएगा। समझ आया आपको ये दवाइयाँ कैसे काम करेंगी, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक तरह से ACE इनहिबिटर इनको आप बोलते हो, ACE इनहिबिटर्स आप इनको बोल सकते हो। तो इनके अंदर जो दवाइयाँ हम पढ़ेंगे वो होंगी आपकी कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल और रेमिप्रिल, ठीक है। ये जस्ट अभी मैं इनका आपको वो दे रही हूँ इंट्रो, हम इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो है
एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा कि हम इस एंजाइम को ही रोक दें। ठीक है, ये एंजाइम नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकंड क्या है, अगर एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, उसको ही हम बंद कर दें। एंटा मतलब अगेंस्ट द दिस रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन 2 आपका बन चुका है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 आपका बन चुका है। अब आप ये जहाँ काम करेगा ना, उसके रिसेप्टर्स को ही आप बंद कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तभी भी आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। तो इसके अंदर जो दवाइयाँ आती हैं वो आपकी लोसार्टन, वेलसार्टन, कैंडिसार्टन आती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम आपको पता होना चाहिए एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। कैल्शियम यहाँ पे क्यों है, कैल्शियम आपकी जितनी भी मसल्स होती हैं आपकी बॉडी की, उनकी कॉन्ट्रैक्शन में ही हेल्प करता है। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। अगर आप कैल्शियम के चैनल को, यानी आपकी जो हार्ट की है, ब्लड वेसल्स की हैं, इनकी भी तो मसल्स होती है ना, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने का काम किसका है, कैल्शियम का। अगर आप इस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर दोगे तो आपकी मसल्स हैं जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। इससे भी, इसका भी अल्टीमेट इफेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो दवाइयाँ हैं दैट इज़ निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, वेरामिपिल और डिल्टीजैम। नेक्स्ट आपका डायूरेटिक। डायूरेटिक अगर आपने पढ़ी हो तो किडनी के अंदर ये डिटेल में पढ़नी होती है आपकी। डायूरेटिक वो होती हैं जो आपकी बॉडी से क्या करवाएं, जो आपकी हाइपरटेंशन है उसका होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है हाइपरवोलीमिया। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ही बढ़ गया हो। अब ये आपकी ब्लड वेसल, इसके अंदर से ब्लड जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो आप उस वॉल्यूम को ही कम कर दो। उस वॉल्यूम को कम करने के लिए जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं वो होती हैं आपकी डायूरेटिक। ये क्या करवाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास आउट करवाएंगे आपका। जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, हाइपरटेंशन की दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो जिस भी वजह से हाइपरटेंशन हुई है उस वजह को आप रोकने के लिए क्या कर सकते हो, दवाइयाँ दे सकते हो। ये वैसे तो टॉपिक आपका किडनी के अंदर अलग से पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में पढ़ते हो। डायूरेटिक्स जो क्या करती हैं, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग हैं। आपकी किडनी में नेफ्रॉन होती है, उसके अलग अलग पार्ट पे जो अफेक्ट करती हैं वो ये दवाइयाँ हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज सिंपैथोलाइटिक ड्रग। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हो तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमने क्या की थी, ये क्या हुई थी आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से ही ये रिसेप्टर क्या हुए थे आपके, एक्टिवेट हुए थे। इसने हार्ट के ऊपर इफेक्ट किया था, इसने ब्लड वेसल्स के ऊपर। अब आप क्या करो, आप सीधी ऐसी ही दवाई दे दो जो क्या करें, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोक दें या कुछ टाइम के लिए उनको कम कर दें। अब जब ये इंक्रीज नहीं होगी तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपैथोलाइटिक, लाइटिक का मतलब आपको पता ही है डीजनरेशन या डिग्रेडेशन से आता है, लाइटिक यानी ब्रेकडाउन। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही क्या कर दें, जो थोड़े टाइम के लिए रोक दें आपकी। तो वो आपकी ड्रग्स 3 तरीके से बताई गई हैं आपको। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स जो आपके सीधा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन पे ही इफेक्ट करेंगे, दैट इज क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। नेक्स्ट है आपकी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक वर्ड जो आया है आपका एड्रेनल ग्लैंड के लिए आया है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ही मैंने आपको अल्फा रिसेप्टर्स पढ़ाए थे कि एड्रेनल ग्लैंड के अंदर आपके क्या होते हैं, बीटा और अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ये आपके हार्ट और इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो आप बीटा रिसेप्टर को रोकने के लिए दवाइयाँ दे दो तो आपकी हार्ट रेट और ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। अल्फा रिसेप्टर की इनहिबिटर दे दो तो आपकी क्या होंगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आपकी ये दवाइयाँ बना दी हैं इन्होंने। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में भी 2 चीज़ें आप पढ़ोगे, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। सिलेक्टिवली आप सिर्फ क्या दे रहे हो, अल्फा को ही रोकने वाली, और नॉन सेलेक्टिव क्या है, जो अल्फा को भी रोक दें, बीटा को भी रोक दें। नॉन सेलेक्टिव दवाइयाँ ये हर तरीके से काम करेंगी। ठीक है, सेलेक्टिव के अंदर आपने पढ़नी है पैराजोसिन और टेराजोसिन, और नॉन सेलेक्टिव के अंदर आपने पढ़नी है फेंटोलेमाइन और फिनोक्सीबेंजामाइन। नेक्स्ट आपकी जो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अब अगर आपको हर शब्द का मतलब पता है तो ब्लॉकर का मतलब रोकने वाली, एड्रेनर्जिक यानी एड्रेनल ग्लैंड के बारे में है। बीटा रिसेप्टर्स जो वहाँ थे उनको जो रोक दे। बीटा रिसेप्टर आपके क्या कर रहे थे, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे थे, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर रहे थे। अगर वो चीज़ें ही बंद हो जाएंगी तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर जो दवाइयाँ आती हैं दैट इज़ प्रोप्रेनोल और एटेनोल। ये दवाइयाँ आपकी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे मतलब क्लासिफिकेशन पूछ के इस दवाई के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट दवाई ड्रग है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपकी क्लासिफिकेशन, दैट इज वेजोडाइलेटर। अब क्या करना है, आपने दवाइयाँ ऐसी देनी है जो आपकी वेसल्स, ब्लड वेसल्स को ही डायलेट कर दें। ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो जितना भी ब्लड वॉल्यूम है वो जैसे भी जाए, ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर भी दो तरह की आप पढ़ोगे, एक जो सिर्फ आर्टरीज को डायलेट करे, एक जो दोनों को ही डायलेट कर दे, आपकी आर्टरीज को भी और वेन्स को भी। आर्ट्रियोलर के अंदर आप पढ़ोगे मिनोक्सिडिल और डाइजोक्साइड, और आपकी इसके अंदर आप पढ़ोगे जो आपकी आर्टरीज और वेन दोनों को डायलेट कर दे, उसके अंदर आपकी आती हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये दवाई आपके आती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। अगर आपको समझ आया तो बताना मुझे, तभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज।